कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष का किया गया गठन। पीएम ने ट्वीट संदेश के जरिए नागरिकों से कोष में दान देने की अपील। प्रधानमंत्री ने कहा, ये कोष ऐसी अन्य संकटपूर्ण स्थिति के लिए भी करेगा काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष के चिकित्सकों से किया संवाद। पीएम ने कहा, कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका। देश को स्वस्थ रखने में आयुष सालों से कर रहा है काम। पीएम ने कहा, आयुष से जुड़े गैर सरकारी चिकित्सकों की भी जरूरत पड़ने पर ली जानी चाहिए सेवा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेष अस्पतालों के निर्माण पर दिया जोर। सामुदायिक निगरानी और लगातार नजर बनाए रखने को कहा। देश भर में कोरोना वायरस के कुल 918 मामले आए सामने। इलाज के बाद 79 कोरोना संक्रमित लोगों को मिली छुट्टी। प्रवासी मजदूरों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से एसडीआरएफ की मदद से रहने और भोजन की व्यवस्था करने को कहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मजदूरों से दिल्ली न छोड़ने की अपील की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों से किया संवाद। वित्त मंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निर्बाध बैंकिंग सेवा मुहैया कराने को कहा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोरोना को मात देने के लिए अभियान जारी। दुनिया भर में 5.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। 25,000 के करीब लोगों की मौत। इटली में मरने वाले लोगों की संख्या 919 पहुंची। अमेरिका में एक दिन में 345 लोगों की मौत और 18,000 नए मामले आए सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोविड-19 की महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। ऐसे गंभीर चुनौतियों को देखते हुए सरकार को आवश्यक सहयोग देने के उद्देश्य से उदारतापूर्वक दान करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को स्वेच्छा से अनगिनत अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चिंताजनक स्थिति को देखते हुए और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या संकट से निपटने के मकसद से एक विशेष राष्ट्रीय कोष आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष पीएम केयर्स फंड के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है। प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। इस कोष में छोटी छोटी धनराशियां दान के रूप में दी जा सकेंगी। जिन लोगों या संगठनों को इस कोष में दान करना है उन्हें pmindia.gov.in पर जाना होगा और दिए गए विवरणों का उपयोग कर पीएम केयर्स फंड में अपने पैसे दान कर सकते हैं। इस कोष में दी जाने वाली दान राशि पर धारा 80G के तहत आयकर से छूट दी जाएगी। खाते का नाम है पीएम केयर्स और खाता संख्या है 2121 PM20202। IFSC कोड है SBIN 0000691 और स्विफ्ट कोड है SBI NIN BB104। बैंक और शाखा का नाम भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली मुख्य शाखा। UPI ID है pmcares@SBI। भुगतान के लिए निम्नलिखित माध्यम दिए गए हैं। वेबसाइट pmindia.gov.in पर उपलब्ध हैं ये सब। डेबिट कार्ड से आप भुगतान कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI जैसे भीम, फ़ोन पे, अमेजॉन पे, गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक इत्यादि। RTGS, NEFT इस कोष में आप RTGS और NEFT के तहत भी दान कर सकते हैं और इस कोष में दी जाने वाली दान राशि पर धारा 80G के तहत आयकर से छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए फंड जमा करने के लिए शुरू की गई मुहिम पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। शाह ने लिखा कि भारतवंशियों ने हर विषम परिस्थिति से लड़ने में समय समय पर विश्व को एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई पीएम केयर्स के माध्यम से हम कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में मोदी जी के हाथ मजबूत करें। सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार
अपना अंशदान दें। पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। ऐसे में बॉलीवुड के सितारों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। इसी कड़ी में एक्टर अक्षय कुमार ने बड़ी पहल की है। अक्षय ने पीएम केयर फंड में 25 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। अपने ट्वीट में अक्षय कुमार ने कहा कि इस समय लोगों की जिंदगी हमारी प्राथमिकता है। हमें हर वो काम करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। मैं 25 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में दान देने की घोषणा करता हूं। जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों को स्वस्थ रखने में आयुष क्षेत्र लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और कोविड-19 के मौजूदा संकट के दौर में आयुष का महत्व कई गुना बढ़ गया है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष चिकित्सकों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष का नेटवर्क देश भर में मौजूद है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अच्छी कार्यशैली का संदेश देने के लिए इस नेटवर्क का उपयोग करना आवश्यक है। पीएम मोदी ने तनाव कम करने और शरीर को सशक्त बनाए रखने के लिए #योगा@home को बढ़ावा देने में आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आयुष के पास इलाज होने संबंधी अपुष्ट दावों पर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आयुष के वैज्ञानिकों, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और अन्य अनुसंधान संगठनों को मिलकर साक्ष्य आधारित अनुसंधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयुष से जुड़े गैर सरकारी चिकित्सकों की भी ज़रूरत पड़ने पर सेवा ली जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि आयुष दवा निर्माताओं को अपने संसाधनों का उपयोग सैनिटाइजर सहित ऐसी अन्य ज़रूरी सामग्री के निर्माण के लिए करना चाहिए जिनकी इस समय ज़्यादा मांग है। उन्होंने इसके लिए टेलीमेडिसिन का उपयोग करने की सलाह दी ताकि कोरोना महामारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। पीएम ने इससे निपटने के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। देश में कोरोना वायरस से पैदा हुई स्थिति अब गंभीर होती जा रही है। देश में अब तक कोरोना वायरस के 918 मामले सामने आए हैं। इनमें से 819 एक्टिव मामले हैं और 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 79 कोरोना संक्रमित लोगों को छुट्टी मिल गई है। कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ा जाए, इसके लिए देश में संसाधन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आइसोलेशन और आईसीयू बेड समेत हर लॉजिस्टिक का इंतजाम करने के लिए राज्यों से कहा है। हमारा कंबाइंड एफर्ट यही इंश्योर करना है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर तरीके से पालन किया जाए। कोविड-19 से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेस पर स्टेट के साथ काम कर रही है। हमारा मेजर फोकस है कि हम डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाएं, डेडिकेटेड कोविड ब्लॉक्स बनाएं और साथ ही आइसोलेशन बेड्स, आईसीयू बेड्स और जो रिक्वायर्ड लॉजिस्टिक्स है उसके लिए तैयार करें। मिनिस्ट्री ने कोविड के रेस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेट के लिए स्पेसिफिक नोडल ऑफिसर्स भी नियुक्त किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीएमडी के साथ 1-to-1 बातचीत की। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की तारीफ की और उन्हें देश भर में निर्बाध बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के अपने प्रयासों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक प्रमुखों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि शाखा, एटीएम और बैंकिंग में संपर्क के स्तर पर पर्याप्त तरलता हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स में कोविड-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर से देश भर के मेडिकल कॉलेज को एम्स के डॉक्टर कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए सलाह देंगे। सारे देश भर के डॉक्टर्स जो इन मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं उनका आपस में भी सलाह मशवरा होता रहे और उनका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली के एक्सपर्ट्स के साथ भी लगातार कंसल्टेशन होता रहे। इसके लिए हमने ये कोविड-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर कॉन्टैक्ट, जिसका टेलीफोन नंबर है 9115444155, इस नंबर के माध्यम से, इसकी बहुत सारी लाइनों के माध्यम से सारे देश के कोविड-19 का इलाज करने वाले डॉक्टर्स यहाँ से भी संपर्क में रहेंगे और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स भी
क्रिटिकली इल पेशेंट्स को किस प्रकार से हम बेस्ट पॉसिबल तरीके से, जब ज़्यादा उनको केयर की ज़रूरत है, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या और भी ज़्यादा कोई डिटेल्ड केयर की ज़रूरत है, तो आपस में एक दूसरे के साथ सलाह करने का काम होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। इनमें से एक है आपका डिटर्जेंट और एक फेना। अब आप बताइए कौन सा बेहतर है? ये है ज्यादा सफेद फेना। ब्लाइंड वॉशिंग टेस्ट में 100 में से 70 लोगों ने फेना सुपर वॉश को अपने डिटर्जेंट से बेहतर पाया है। अब आप भी लीजिए फेना सफेदी चैलेंज और खुद कहना फेना ही लेना। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना, और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है, और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत, जिंदगी, सुब्लाइम, फ्रेश, ऑसम, संतुलित, बहुत मस्त यार। पैकेट से कैसे पी? अमूल मस्ती बटर मिल्क, देसी रिफ्रेशर। अरे मैडम, लगता है आपको अपनी धरती से प्यार नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है। हमारा रोजी रोटी इस दरिया से चलती है, पर आज प्लास्टिक के कचरे में समुद्र घुट घुट के मर रहा है। प्लास्टिक को पूरी तरह नष्ट होने में कई 100 साल लगते हैं। अगर आप प्लास्टिक कम यूज करो ना, तो हमारे और इन जीवों के जीवन में थोड़ा खुशी आएगा। हाथ जोड़ने विनती है, रिक्वेस्ट है आपसे। समझ गई मैडम। अगर आप प्लास्टिक रीयूज नहीं कर सकती तो उसे रिफ्यूज कीजिए और ये थैला यूज कीजिए। खादी का है। थैंक यू सर। आज से नो प्लास्टिक बैग। वाह क्या बात है। चलिए एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी करनी है हर दिन ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। हाय रिया, हाउ आर यू? गुड। मैम बोर्ड पे रिया की ड्राइंग नहीं दिखी। रिया आप जाओ गेम्स रूम में खेलो, आई विल कॉल यू। मिस्टर शर्मा, रिया की ड्राइंग काफ़ी डिस्टर्बिंग है, इसीलिए बोर्ड पे नहीं लगा। किरण, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आपके पति को पहले सिर्फ वार्निंग दी जाएगी और एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो कि उनके बर्ताव पे नज़र रख सके। इमरजेंसी में मेडिकल और होम शेल्टर फैसिलिटीज़ भी है, और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग की भी मदद ले सकती हैं आप। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों, बेघर और अपने घर जाने के रास्ते में फंसे लोगों के लिए एक और पहल की है। सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें SDRF के जरिए ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के खाने पीने और राहत कैंप में रुकने समेत अन्य मदद कर सकती हैं। कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए मौजूदा संकट की इस स्थिति में सरकार की ये पहल लोगों की मुसीबत कम कर सकती है। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए देश पूरी तरह तैयार है। संक्रमण के और फैलने के साथ इसे खत्म करने के लिए निजी और सरकारी अस्पताल समन्वय स्थापित कर काम कर रहे हैं। निजी अस्पताल एसोसिएशन के DG गिरधर ज्ञानी ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से देश में अभी कोरोना वायरस स्टेज 2 में ही है, जो फिलहाल नियंत्रण में है। जो नंबर ऑफ केसेस हमारे बढ़ रहे हैं इस समय, वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेशन अभी कहीं भी हमें नज़र नहीं आया है। और स्टेज 3 की जो बातें लोग कर रहे हैं वो तब होती है जब नंबर आपका बढ़ना होता है ज्योमेट्रिक लेवल पे, 80 का 160, 160 का 320, 320 का और उसका डबल होता चला जाए। वो लकीली हमारे देश में स्थिति नहीं आई है। और जो भारत सरकार ने इस समय लॉकडाउन किया है, ये एक बहुत अभूतपूर्व कदम है, क्योंकि इससे 2 बातें हो रही हैं। एक, स्प्रेड फर्दर रुक गया है, जितना भी हो चुका है वो वहाँ रुक गया है। दूसरा, हमें इस समय तैयारी करने का मौका है। बीजेपी ने कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम से जुड़े सरकार की मदद के लिए पार्टी के सभी सांसद और विधायक अपने 1 माह का वेतन और भत्ते केंद्रीय राहत कोष में देंगे।
बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने ये भी बताया कि बीजेपी के सभी सांसद अपनी सांसद निधि से 1 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता कोष में देंगे। जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में कहा कि कोविड-19 के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद और विधायक अपने 1 माह का मानदेय यानी कि वेतन केंद्रीय राहत कोष में दान करेंगे। उन्होंने कहा कि इसका उपयोग वायरस की रोकथाम और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी सांसदों और विधायकों की तारीफ करते हुए कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आम नागरिकों को और जागरूक करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में कुछ अस्पतालों का दौरा किया और कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए मौजूदा संकट के इस दौर में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राज्य में लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एहतियातन राज्य की जेलों में बंद 11,000 कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया है। ये फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनज़र लिया गया है। कोर्ट ने 23 मार्च को राज्य सरकारों को प्रदेश की जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए अंतरिम जमानत या पेरोल जैसे उपायों को आजमाने का सुझाव दिया था। शीर्ष अदालत के आदेश को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी के सुझाव पर प्रदेश की जेलों में बंद 11,000 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया गया है। इनमें 8,500 विचाराधीन कैदी और 2,500 ऐसे कैदी शामिल हैं जिन पर दोष साबित हो चुका है। शनिवार से प्रदेश की 71 जेलों में बंद ऐसे 11,000 कैदियों को रिहा करने की कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है, जिन पर 7 साल या उससे कम की सज़ा के मामले चल रहे हैं या ऐसे मामलों में उन्हें सज़ा हो चुकी है। इन कैदियों को 8 हफ्ते के लिए निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत या पेरोल दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के क्रम में 7 साल या 7 साल से कम के सजा याफ्ता बंदी को पेरोल देने पर सहमति बनी है। साथ ही साथ जो 7 साल या 7 साल से कम के अपराध के कारण जो अंडर ट्रायल बंदी जेलों में हैं, उनको भी इंटरिम बेल देने पर सहमति बनी है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के क्रम में यह बैठक में यह तय हुआ है, इसको लेखबद्ध किया गया है और फिर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय की सहमति से ये आदेश निर्गत किए गए हैं। कुल मिला के 11,000 बंदी ऐसे हैं सजा याफ्ता और अंडर ट्रायल्स मिला के जो इस पात्रता में आते हैं और जिनको इसका बेनिफिट अतिशीघ्र मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की सड़कों पर निकलकर स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी और निगम कर्मियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी कर्मियों को जनसेवा में लगे रहने की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री ने दवा, सब्जी और किराने की दुकान में पहुंचकर लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील की। कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए दिल्ली पूरी तरह मुस्तैद है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली से पलायन करने वाले लोगों से दिल्ली नहीं छोड़ने की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री के लॉकडाउन के निर्णय को सही बताया और लोगों से इस पर अमल करने को कहा। प्रधानमंत्री जी ने जो कोरोना को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है, ये बेहद ज़रूरी है। अगर इसको हम लोग पालन नहीं करेंगे तो जैसे दूसरे देशों के अंदर ये महामारी इतनी जानें ले रही है, भगवान ना करे हमारे देश में ऐसी परिस्थिति आए, तो हमें इसको पूरी तरह से पालन करना चाहिए। अगर हम इतनी बड़ी संख्या में शहर छोड़ छोड़ के जाएंगे तो कोरोना के बहुत तेज़ी से फैलने का खतरा पैदा होता है। जो जहाँ है वहीं रहे। आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे। चेन्नई में पुलिस एक अनोखे अंदाज में वाहन चालकों को कोरोना से लड़ने के लिए जागरूक कर रही है। यहां ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर पुलिस कोरोना वायरस वाला हेलमेट लेकर लोगों को समझा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लॉकडाउन के दौरान घर पर ही रहें। What we thought was, rather than harming or scolding and all that, so let's do it in a better way so that let that get into their mind. So we designed this particular helmet which looks like Corona, and me walking towards them, people have a fear and asking them, what is this? Corona. So if I come in, what will happen? Sir, please don't come in.
So that's what their feel is. This gets into their mind. So we thought this would be successful, and we are continue in doing this. कोविड-19 संक्रमण के फैलने के बाद देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है। इस समस्या से निपटने के लिए देश में युद्ध स्तर पर अभियान चल रहा है। गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से विशेष इंतजाम किए हैं। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 से लड़ने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। तैंतीस साल पहले का वो समय था जब दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक का प्रसारण होने पर सड़कों पर सन्नाटा फैल जाता था। कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप के चलते जो सन्नाटा सड़कों पर इस वक्त है, कुछ वैसा ही वीराना तब नजर आता था जब रामायण और महाभारत के दीवाने अपने अपने घरों में लॉकडाउन हो जाया करते थे। एक बार फिर उसी दौर की यादें ताज़ा हो रही हैं। करता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती को अपने पैरों तले कुचल रहा हो। 1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक रामायण की शुरुआत एक बार फिर से हो गई है। लोगों की मांग के चलते देश भर में बंद के चलते इसकी शुरुआत से लोग बेहद खुश हैं। लोगों का मानना है कि इससे जहां घरों में रहकर एक बार फिर इस बहुचर्चित ऐतिहासिक धारावाहिक देखने का मौका मिलेगा, वहीं नई पीढ़ी को भी इससे जुड़ने का मौका मिलेगा। हाथी घोड़े सेना की आवश्यकता नहीं, महाराज एक योगी के पास कुछ मांगने जा रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति में सरकार ने एक पहल की है कि 87-88 के पौराणिक सीरियल रामायण और महाभारत की शुरुआत दूरदर्शन पर की है, जिसका लोग लुत्फ उठा रहे हैं। हम आइए लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें। अंकल, बहुत सालों बाद रामायण फिर शुरू हो रही है, क्या पुरानी यादें ताज़ा हो गई? यस, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि काफ़ी अच्छा सीरियल है ये और लोगों ने इसको पहले बहुत ज़्यादा पसंद किया है और इसलिए इसको चालू करने से लोग एटलीस्ट 1 घंटा सवा घंटा बिजी रहेंगे। महाभारत के टाइम पे तो काफ़ी कुछ शुरू हो गया था, पर रामायण के टाइम पे टीवीज़ बहुत कम थे तो लोग एक दूसरे के घर चले जाते, इसलिए रोड पे बिल्कुल सन्नाटा हो जाता और लोगों को एक श्रद्धा ज़्यादा थी। 3 या 4 साल की होंगी, नाना के घर पे टीवी पे चलता था, तो वही जो आप कह रहे थे कि कर्फ्यू लग जाता था, सब लोग बिल्कुल एक साथ इकट्ठा होकर देखते थे। अब इतना तो याद नहीं था बिकॉज मैं बहुत छोटी थी, बट अब वापस आ रहा है तो आई एम श्योर कि मुझे थोड़ी चीज़ें याद रहेंगी इस बार देख। इस टाइम जैसे लॉकडाउन हो रखा है सारे में और बच्चे घर के अंदर है, उनको रोकना सबसे बहुत बड़ा टास्क है, घर के अंदर बच्चों को रोकना प्लस अपने कल्चर से उनको जोड़ना, ये आजकल की जनरेशन के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। इतना जो है गैजेट्स की दुनिया में जो है बच्चों को कुछ अपने कल्चर से जोड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम बच्चों से ये तो नहीं कह सकते कि अभी इतने छोटे बच्चों से कि आप बुक्स खोलो रामायण पढ़ो, वो पढ़ेंगे ही नहीं। हम पढ़ के सुनाएंगे वो तब भी उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। तो विजुअली देखना तो वो ऑब्वियसली हमेशा जैसे हम छोटे थे हमने देखा था तो अभी तक हमारे माइंड में वो है। ये सरकार की ओर से बहुत अच्छा है, क्योंकि घर में ना बैठे बोर हो रहे थे, अब ये देखें नाले तो मनोरंजन होगा, नाले पुरानी सभ्यता का पता चलेगा सर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यही नहीं, रामायण के साथ साथ महाभारत की भी शुरुआत हुई है। हस्तिनापुर की ओर से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। हस्तिनापुर की सीमाएं तो सुरक्षित हैं ही। इन दिनों वो अपने हृदय की सीमाओं को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में, डिजिटल के ज़माने में आज की युवा पीढ़ी में रामायण और महाभारत को लेकर सिर्फ रामलीला है जो कि सालाना लगती है, कुछ मुखौटे भर हैं जो बच्चे चेहरों पर लगा लेते हैं और कुछ खिलौने भर हैं। यही है रामायण की कहानी उनके लिए। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पहल से रामायण और महाभारत की सीरियल्स को दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर दोबारा से शुरू करना इन बच्चों के लिए एक अनोखा अनुभव होगा और सभी लोग इस पहल से काफ़ी खुश भी हैं। कैमरामैन सुमित के साथ ज्योतिका ग्रोवर, डीडी न्यूज़, इंदिरापुरम, गाजियाबाद। सांस्कृतिक नगरी वाराणसी लॉकडाउन के काउंटडाउन के साथ पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक होती नज़र आ रही है और ये सिर्फ लोगों के बीच ही नहीं बल्कि भक्त और भगवान के बीच भी दिखाई दे रहा है। मंदिर एहतियातन बंद हैं और भक्त बहुत ही धैर्य के साथ देश पर मंडरा रहे खतरे को कम करने में जी जान से जुटे हुए हैं।
शनिवार का दिन और संकट मोचन पर भक्तों की भीड़ ना हो, ऐसा सोचना बनारस में तो कम से कम मुमकिन नहीं था। लेकिन कोविड-19 के चलते पूरा शहर एहतियात बरत रहा है और आज यहाँ भक्तों की भारी कमी है। सिर्फ ना के बराबर कुछ लोग ही दिखाई दे रहे हैं। ये कल्पना के बाहर की, सोच के बाहर की बात थी। संकट मोचन और शनिवार और मंदिर बंद और लोग न पहुंचे, ये बनारस के जीवन की भी बाहर की बात है। सब रंगों में रंगा ये है अद्भुत बनारस। मंदिर में दर्शन बंद हैं और घरों में भक्त। गलियों की दुकानें बंद हैं। यूं तो दिन चैत्र नवरात्र के हैं। श्रद्धालु अपने घरों में ही मां की स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। कुष्मांडा का रूप दुर्गा कुंड का ये मंदिर है, लेकिन सावधानी और जिम्मेदारी देखिए और तस्वीरों में बनारस का जन सहयोग देखिए। सड़कें हर ओर खाली ही हैं। लोगों घर में रहें, इससे कोरोना वायरस पर फैलाव कम होगा, इसलिए यहाँ पे भीड़ कम है। नहीं तो आज चौथा दिन यहाँ बहुत भीड़ रहती है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं हर साल दर्शन करने, लेकिन प्रशासन के द्वारा ये आदेश आया है कि मंदिरों में कोई जाएगा नहीं, जिससे कि डिस्टेंस बनी रहे और कोरोना वायरस का फैलने से रोका जाए। बनारसी पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और कोविड-19 के खिलाफ मुस्तैद होता जा रहा है। यानी कि एहतियात के तौर पे बनारस के सारे मंदिर लगभग बंद हैं भक्तों के लिए, और प्रशासन पूरी कड़ाई के साथ पूरे निर्देशों का पालन करते हुए लॉकडाउन का पालन कर रहा है। अरविंद चतुर्वेदी, डीडी न्यूज, वाराणसी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। आपका टॉवल ले रहा हूँ। ये टॉवल नहीं है और वो आइसक्रीम नहीं है। जिसमें वेजिटेबल ऑयल होता है वो आइसक्रीम नहीं, फ्रोजन डिजर्ट होता है। अमूल आइसक्रीम रियल आइसक्रीम है जो है 100% मिल्क बेस्ड। आइसक्रीम वर्ड के लिए पहले पैक चेक करें। अमूल आइसक्रीम। 125 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से। अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से। बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है। इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें।